हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। तो आप सभी को पता है कि हमने अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट की हुई है। हमने बहुत सारी चीजें ज्योग्राफी के अंदर पढ़ ली है, जैसे कि हमने तारा के बारे में पढ़ लिया है, तारा कैसे बना था, तारा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हमने पढ़ लिया तारामंडल क्या होता है, तारामंडल के अंदर कितने तारों के ग्रुप होते हैं, क्योंकि तारामंडल का मतलब होता ही तारों के समूह होता है। नक्षत्र मंडल भी तारों का समूह होता है, कितने नक्षत्र होते हैं हमने पढ़ा हुआ है। ब्रह्मांड कैसे किसको कहते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। बिग बैंग थ्योरी भी हमने पढ़ लिया है। तो हमने सारे टॉपिक कर लिया। आज नंबर आता है सौरमंडल का। किसका नंबर आता है? सौरमंडल का। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सौरमंडल। क्या पढ़ेंगे आज हम? सौरमंडल। सौरमंडल को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सोलर सिस्टम। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। ये होता कैसा है वो एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये बीच में यहाँ पे होता है सन, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होते हैं अपने ग्रह। देखो ये क्या हमारा, ये हमारा क्या है? सन। एक मिनट, ये क्या है हमारा? सन। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे? बुध। यहाँ पे होगा शुक्र। यहाँ पे पृथ्वी, ठीक है। और यहाँ पे मंगल। यहाँ पे जो होती है एस्ट्रोनॉइड बेल्ट होती है, क्या होती है? एस्ट्रोनॉइड बेल्ट होती है। यहाँ पे क्या आएगा? बृहस्पति। यहाँ पे होता है शनि, अरुण। यहाँ पे क्या बच गया? वरुण, ठीक है। और जो प्लूटो था वो जो इससे सौरमंडल से निकाल दिया वैज्ञानिकों ने, क्योंकि वो इन ग्रहों के पाथ के बीच में आता था, जो रास्ते के बीच में आता था, उल्टा सीधा घूमता था। तो इसीलिए वैसे तो अपनी जगह पे आज भी है, लेकिन वो गिनती से निकाल दिया, ठीक है ना। पहले 9 थे ना, अब 8 हो गया। ये सीधा सीधा फंडा है। देखो हमने स्टार्ट कहाँ से करना? हम पहले सन पढ़ेंगे। सौरमंडल के हम क्या पढ़ेंगे? पहले सन पढ़ेगे, फिर हम ग्रह पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उपग्रह पढ़ेंगे, फिर क्षुद्र ग्रह पढ़ेंगे, फिर उल्का पिंड पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी चीजें पहले हम सन से स्टार्टिंग करेंगे। अगर आप बोलोगे तो उल्टा पढ़ा, तो मैं उल्टा पढ़ा दूंगा। पहले अपने शुद्ध ग्रह के उपग्रह हो गया, ग्रह हो गया, उसके बाद हम सन से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा आप बोलोगे मैं वैसा कराऊंगा, लेकिन जैसे मेरे को लग रहा है कि हाँ पहले सन पढ़ना चाहिए, फिर हमें ग्रह पढ़ने चाहिए, फिर उपग्रह, ठीक है। फिर बाकी जो चीजें बच रही है ऐसे चलते चलते उल्का उल्का पिंड हो गया, ठीक है। और भी चीजें हैं वो ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, लाइन में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ना चाहिए? सन, ठीक है ना। ये तो हमारा सोलर सिस्टम है, और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? आज हम सन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं सन से। सोलर सिस्टम आपको समझ में आएगा कैसे कैसे क्या होता है। कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। पहले कितने थे? 9 थे। कौन सा निकाल दिया? प्लूटो निकाल दिया, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ना है? सन। सन को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? सूर्य। अब देखो जो ये हमारा ये सन होता है ना, सन का भी हम कुछ ये होता है से सेंटर। देखो सन 2 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। कैसे? एक होता है सन का इनर पार्ट, जो आंतरिक भाग होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? बाहरी भाग, ठीक है, जो बाहर का होता है, एक्सटर्नली बोल देते हैं हम जिसको। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे जैसे, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। ये हमने ऐसे यहाँ से उठा लिया, ठीक है। इसका मैंने इंटरनल पार्ट लिया। इसके अंदर 3 लेयर होती है। 3 कौन सी होती है? सबसे पहली कौन सी होती है? कोर। कौन सी होती है? कोर। दूसरी कौन सी होती है? रेडिएटिव। रेडिएटिव, एक मिनट, क्या होती है? रेडिएटिव जोन। तीसरी क्या होती है? कॉन्वेक्टिव। क्या होती है? कॉन्वेक्टिव जोन। तो ये ना इसकी 3 पार्ट होते हैं, 3 लेयर्स होती है अंदर में, यानी कि जो सूर्य होता है ना, सूर्य के अंदर 3 लेयर होती है। पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। इनके बाद फिर हम जो बाहर की लेयर होते हैं, 3 लेयर बाहर की होती है, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले आज अंदर की जो लेयर होती है उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए बताया था। तो आज हम कोर, रेडिएटिव और कनेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। अगर मैं पूरी कोशिश करूँ कमेंट में ही आपका जो प्रॉब्लम नहीं हटा दूँ, ठीक है।
तो हमने क्या देखना है, एक बार डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, ये होगी हमारी कोर। क्या होगी हमारी कोर। ये क्या था मैंने आपको बताया था, रेडिएटिव जोन। पहले एक पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, कोर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रेडिएटिव को देखेंगे। पहले कोर पढ़ लेते हैं। देखो जो कोर होता है ना, कोर को हम क्या कहते हैं, सेल एंड। इसके अंदर मतलब होता क्या है, इसके अंदर होता है हाइड्रोजन हीलियम प्रोसेस। जो मैंने आपको बताया था, जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम होता है, जो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट किस प्रोसेस के द्वारा होता है, वो होता है सेल प्रोसेस। क्या होता है वो, सेल प्रोसेस। इस प्रोसेस के द्वारा ये हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता है। और जो ये होता है, ये फ्यूल होता है, ये इसके अंदर पाया जाता है, कोर के अंदर मिला जाता है। और एक और बात बता देता हूँ, इसी के अंदर विस्फोट होते हैं, ठीक है ना, जो सूर्य के अंदर ही विस्फोट होते हैं। विस्फोट होने के कारण बहुत कुछ होगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप इतना जान लो कि कोर के, अगर आपसे कोई पूछे कि पेपर में कोई क्वेश्चन भी आ जाए कि जो सूर्य के अंदर विस्फोट कहाँ पर होते हैं, तो आप बोल दोगे कि सेंटर में विस्फोट होते हैं, ठीक है ना। सेंटर में क्या होता है, विस्फोट होते हैं। विस्फोट का होता है सेंटर में होता है। मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन से हीलियम में इसकी जो संलयन प्रक्रिया के द्वारा चेंज होता है, किस फॉर्म में होता है वो भी मैंने आपको बता रखा है, वो प्लाज्मा फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होता है, वो भी प्लाज्मा फॉर्म में होता है। अगर वो एक और बात पूछ सकते हैं आपसे कि इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो टेम्परेचर मैं आपको बता देता हूँ कि 15 मिलियन, अरे यहाँ पे एम डी एम है, मिलियन सेल्सियस डिग्री, ठीक है ना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो भी है, इतना इसका टेम्परेचर होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोर के बारे में थोड़ी बातें थी। कोर को मतलब, कोर के अंदर क्या होता है, कोर के अंदर होता है हाइड्रोजन से हीलियम में प्रोसेस चेंज होती है, प्लाज्मा पाया जाता है। और प्लाज्मा मैंने आपको बताया किस तरह से होता है। प्लाज्मा सॉलिड को और लिक्विड को हम जब प्लस करके मतलब मिक्स कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा हम एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि एक मलाई भी होती है जो दूध के ऊपर होती है, उसको जब हम पकड़ेंगे ना तो पानी की तरह मतलब हाथ में पकड़ी जाएगी ना, वो ना तो वो लकड़ी की तरह सीधी होगी कड़ी, और ना ही वो पानी की तरह बह जाएगी, ठीक है ना, वो हाथ में पकड़ी भी जाएगी और छूट भी जाएगी फिर नीचे, ठीक है ना। तो आप मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्लाज्मा सब समझाने के लिए, ठीक है ना। प्लाज्मा का बेस्ट एग्जांपल क्या है, मलाई या जेली हो गया, या और भी बहुत सारी चीजें होती है। बस आप ध्यान रखें कि होता कैसे है, ये वही तो होता है ना, सॉलिड प्लस लिक्विड का मिक्सर होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो कोर के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है, अभी ज्यादा नहीं, सिर्फ इतनी ही जितनी पेपर में पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो इतनी बातें बहुत है, ठीक है। आप पढ़ेंगे हम रेडिएटिव जोन के बारे में, अगर आपको राइट डाउन करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। एक बार इसको फटाफट से राइट डाउन करो, उसके बाद कन्वेक्टिव जोन हम पढ़ेंगे, आई मीन रेडिएटिव जोन, ठीक है। कन्वेक्टिव तो थर्ड नंबर पे आएगी ना। आप क्या पढ़ेंगे, रेडिएटिव जोन। देखो ये कोर थी, कोर हो गई हमारी। अब नेक्स्ट आते हैं रेडिएटिव, आगे DIATIV, रेडिएटिव जोन। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विकिरण। क्या बोलते हैं, विकिरण। विकिरण का मतलब करता है जो जो किरणें होती है वहां से निकलती है, कहाँ से निकलती है, रेडिएटिव जोन से जो किरणें निकलती है, तो इसीलिए हम इसको विकिरण बोल देते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से ना तीन जो प्रकाश, तीन तरह का प्रकाश होता है वो रिलीज होता है, यहाँ से निकलता है। उनमें से जो दो प्रकार का जो प्रकाश होता है ना, वो बहुत ही डेंजर होता है हमारे लिए। वो पृथ्वी पे पहली बात तो पड़ता नहीं है, उसको बहुत सारी चीजें रोकती है पड़ने से। अगर बाई चांस गिर भी जाए तो समझ लीजिए हमारे पता से किसी बंदे के ऊपर गिरेगा तो उस बंदे को जला देगा वो, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन उनमें से तीन में से एक होता है अच्छा प्रकाश जो हम यूज करते हैं, जो हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाता है, ठीक है। तो अभी हम तीनों प्रकाश के बारे में जानेंगे। विकिरण का मतलब समझ लेना, विकिरण मंडल, ठीक है। अभी एक बार तीनों प्रकाश देख लेते हैं। सबसे पहला प्रकाश कौन सा है, गामा। इसको क्या बोलते हैं, गामा प्रकाश। गामा प्रकाश, ये प्रकाश कैसा होता है, गामा प्रकाश कैसा होता है, गामा प्रकाश होता है ये ना प्रकाश बहुत ही डेंजर होता है, ये शरीर में छेद कर देगा। क्या कर देगा, शरीर में छेद कर देगा। अगर शरीर पे गिर गया तो शरीर में छेद कर देगा। अगर ये हमारे शरीर पर गिर गया तो
दूसरे नंबर पे कौन सा प्रकाश आता है? एक्स रे। कौन सा प्रकाश? एक्स रे प्रकाश। ये कैसा होता है? ये सिर्फ हड्डी को छोड़कर बाकी जो अपनी पूरी बॉडी बची है, बॉडी को चीर देगा। जो एक्सरे होता है ना, वो सिर्फ हड्डी को छोड़कर, जो बोन होती है हमारी, उसको छोड़कर बाकी पूरी शरीर को चीर देगा। ठीक है ना? क्या कर देगा? पूरे शरीर को चीर देगा। थर्ड नंबर पे प्रकाश आता है जिसको मैंने आपको बताया अभी, फोटॉन का प्रकाश। जो फोटॉन प्रकाश होता है, ये प्रकाश अच्छा होता है। देखो जो गामा होता है ना, वो हमारे शरीर को छेद कर देगा, हमारे शरीर में गिर गया तो। जो एक्स रे होता है वो बिल्कुल ही चीर देगा। ठीक है ना? सिर्फ हड्डी को छोड़कर। और लेकिन जो फोटॉन होता है ना, वो अच्छा होता है, उसको हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। जो हमारे अर्थ तक पहुंचता है ना, वो यही होता है, फोटॉन वाला प्रकाश होता है, जिसको हम यूज करते हैं डेली। ठीक है ना? जो हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है वो फोटॉन प्रकाश ही होता है। ये तीनों प्रकाश यहीं से निकलते हैं। यहाँ पे गामा हो गया, यहाँ पे एक्सरे हो गया, यहाँ पे फोटॉन हो गया। ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? फोटॉन हो गया। समझ गए ना? तीनों रेंज कहाँ से निकलती है? रेडिएटिव से निकलती है। तो आपको ये समझ में आ गया ना? अब आगे देखते हैं थर्ड लेयर के बारे में। थर्ड लेयर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। थर्ड लेयर में क्या होता है? कन्वेक्टिव जोन होती है, जो यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको। जो कन्वेक्टिव जोन होती है, इसके अंदर ना हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन के बने हुए सेल पाए जाते हैं। ठीक है ना? बस उसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं ना, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। एक बार आप इसको राइट डाउन करो, उसके बाद मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। जब इसमें विस्फोट होता है, तो विस्फोट होने के बाद इसकी जो बाहर निकलता है, जो प्रकाश बाहर निकलता है ना, वो प्रकाश कैसे कैसे कहाँ जाता है और कैसे क्या प्रोसीजर है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। एक बार आप इसको फटाफट राइट डाउन करो जल्दी, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। जल्दी से एक बार आप इसको राइट डाउन कर लो, कर दो रफ। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है? वैसे राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, आप इसको सिर्फ ध्यान से देख लिया करो। मैं इसकी पीडीएफ, आपको प्रिंटेड पीडीएफ है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल जो, उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दूंगा। ठीक है? तो आपको लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ध्यान से सुन लिया करो जो मैं समझाता हूँ। ठीक है? अब हमने क्या देखना है? अब हमने देखना है जो यहाँ से प्रकाश जा रहा था निकल के, जो विस्फोट हो रहा था, उस वजह से कुछ प्रकाश निकलता है। जब यहाँ पे विस्फोट होता है ना, तो यहाँ पे क्या थे? हाइड्रोजन के सेल थे। कन्वेक्टिव जोन में क्या थे? हाइड्रोजन के सेल थे। कर देता हूँ, समझ जाओगे आप। जब यहाँ पे विस्फोट होता है ना, तारे की जो सूर्य तारे के अंदर थोड़ा विस्फोट होता है जब, तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब ज्यादा विस्फोट हो जाता है ना, तो इसके अंदर से जो ऊर्जा है, मतलब की जो किरणें होती है, वो निकलने लग जाती है। ठीक है? जो किरणें कहते हैं, विस्फोट होता है तो प्लाज्मा होता है। वो प्लाज्मा जब बाहर निकल जाता है, पूरे प्रेशर से निकल, जब ये फटता है ना, पूरा प्रेशर से, जो कुछ ज्यादा प्रेशर वाले होते हैं ना, वो बाहर निकल जाते हैं यहाँ से, सूर्य से। और जो हमारी अर्थ है ना, जो हमारी क्या है? अर्थ है, अर्थ की साइड में आने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ नीचे चले जाते हैं, कुछ ऊपर चले जाते हैं। ठीक है? समझ गए ना? देखो, जब अपना सूर्य है, सूर्य के सेंटर में जब विस्फोट होता है ना, विस्फोट मैंने आपको बताया कि कोर में विस्फोट होता है। जब यहाँ से विस्फोट होता है, तो जो अपनी प्लाज्मा होता है ना, बाहर निकल जाता है। और वो क्या बन जाता है? बाहर जाकर वो बन जाता है हमारा सौर ज्वाला। क्या बन जाता है? सौर ज्वाला। ठीक है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोलर फ्लेम। क्योंकि जब ये बाहर आता है तो चमकता है, बहुत ज्यादा चमकता है। और ये ना, देखो, यहाँ से चमकने के बाद ये ऐसे चला जाता है। कुछ पार्ट तो इसका अपने जो अर्थ है उसके ऊपर जाता है, वहां जो अपने अर्थ के ऊपर दिखता है, और कुछ पार्ट अपने अर्थ के नीचे दिखता है। ठीक है? चमकता हुआ दिखता है। तो इनको क्या बोलते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लो, जब ये विस्फोट होता है ना, इसकी जो कुछ प्लाज्मा है ना, वो पूरी स्पीड से बाहर जाते हैं। कुछ तो यहीं पे रुक जाते हैं, कुछ क्या होता है? कुछ यहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है? कुछ यहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन जो इनके अंदर प्रेशर कम होता है, इसलिए जो ये अपना सन है ना, इनको वापिस खींच लेता है।
ठीक है। लेकिन जो ज्यादा प्रेशर वाले होते हैं ना वो इधर आ जाते हैं, और जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, वो इसको खींच लेती है, अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये किसी पृथ्वी, ये अपनी पृथ्वी पर पड़ गया ना, ये जो प्लाज्मा होता है पूरा गर्म लावा होता है, तो ये पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा, लेकिन ये पढ़ नहीं पाता। उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं पढ़ पाता, जो धरती तक क्यों नहीं पहुंचता। कोशिश तो पूरी करता लेकिन पहुंच नहीं पाता। ठीक है, तो एक बार आप ये देखो, समझ में आया कि नहीं आया आपको इतना। फिर मैं भी आपको बताता हूँ। जब ये मतलब यहाँ से निकलता है ना, सेंटर से निकलता है, तो इसका जो टेम्परेचर है उस टाइम कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना टेम्परेचर होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब ये यहाँ पे अर्थ के पास आ जाते हैं ना, कुछ पार्ट इसका ऊपर चला जाता है, कुछ नीचे आ जाता है। जो ऊपर वाला पार्ट तो उसको क्या बोलते हैं, अरोरा, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं अरोरा। अब आपको होगी कि दोनों अरोरा लिखवा दिया आपने। देखो अरोरा दोनों में सेम है, लेकिन जो निचली साइड है, निचली साइड क्या आपको याद करने को बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि निचली साइड है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, एक मिनट, इसको हम क्या लिख देंगे, ऑस्ट्रेलिया। इसको हम क्या लिख देंगे, अरोरा ऑस्ट्रेलिया। क्या लिख देंगे, अरोरा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऊपर वाले को क्या लिख देंगे, अरोरा बेरेलिया। क्या लिख देंगे, अरोरा बेरेलियस, बेरेलियस। ठीक है, देखो अब आपको समझाऊंगा, अब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पे जो हमारा कोर था, सेंटर वाला पार्ट था, यहाँ पे विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद यहाँ से प्लाज्मा बाहर निकला। प्लाज्मा बाहर निकला तो वो चमकने लगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो वो सौर ऊर्जा कहलाया। क्या कहलाया, सौर ऊर्जा कहलाया। और जब वो प्लाज्मा ऊपर की तरफ गया, कुछ पार्ट यहाँ पे, कुछ पार्ट पृथ्वी पे गया हुआ। ठीक है, वो बात है कि नहीं गया होगा, लेकिन वो बताऊंगा कि वो कहाँ चला जाता है। लेकिन कुछ पार्ट जब ऊपर जाता है ना, जो ऊपर से चमक, हम पृथ्वी से जब उसको देखते हैं चमकते हुए, तो उसको हम बोलते हैं अरोरा बेरिलियस। क्या बोलते हैं, अरोरा बेरिलियस। जब हम धरती से, यानी अपनी धरती से ऊपर की तरफ कुछ चमकता हुआ देखते हैं ना, जो ये आता है, जो सौर ज्वाला आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अरोरा बेरिलियस। क्या बोलते हैं, अरोरा बेरिलियस। लेकिन हम उसको नीचे से देखते हैं तो उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिया। क्या बोलते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अभी आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पे क्यों नहीं पड़ता, ये धरती के तक क्यों नहीं पहुंच पाता। हम धरती के ऊपर ही तो रहते हैं यहाँ पे। तो देखो धरती के ऊपर आपको पता होगा 5 तरह का अपना जो, वो क्या कहते हैं उसको, वायुमंडल है। ठीक है ना, वायुमंडल के अंदर बहुत तरह की जो लेयर्स होती है। जो वो वायुमंडल होता है ना, वो इसको ना आने नहीं देता अपने पास तक, यानी कि वो ऊपर के ऊपर इसको जला देता है, उसको भस्म कर देता है, उसको दूर भगा देता है। ठीक है ना, देखो आपने पता भी होगा, देखो ये अपनी अर्थ है, अगर स्पेस से हम नीचे आएंगे ना, तो डायरेक्ट नहीं घुस पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये इधर ना इसको भगा देगा, जो अपना ये ऊपर का वायुमंडल होता है ना, ये इसको दूर भगा देगा, इसको आग लगा देगा इसमें और जला के भस्म कर देगा। लेकिन कुछ एंगल्स होते हैं, अब वो मेरे को भी नहीं पता, वो सिर्फ साइंटिस्टों को पता कि कहाँ से हम, मतलब अगर स्पेस में जाएंगे, किस एंगल से हमने पृथ्वी में एंट्री करनी चाहिए, किस एंगल से हमने एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर हम गलत एंट्री करेंगे ना, तो जो वायुमंडल होता है ना उसको जला देता है। ठीक है, ऐसे ही ये करता है। जब इसमें आता है ना, तो ये इनको क्या पता को कहाँ से एंट्री करनी है, तो गलत एंट्री मारते हैं, ये जल जाता है, ये पृथ्वी तक नहीं आ पाते। तो इसलिए हम बोलते हैं, जो हमारी पृथ्वी का कवच, हम किसको बोलते हैं, हम अपनी पृथ्वी का जो कवच होता है हम बोलते हैं वायुमंडल को। किसको बोलते हैं, एटमॉस्फेयर को। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये मैंने आपको बता दिया कि ये अपनी अर्थ पर क्यों नहीं पड़ता। ठीक है, अपने अर्थ तक जो सौर ज्वाला है वो क्यों नहीं पहुंच पाती। देखो ये थी सौर ज्वाला। मैंने आपको बताया था कि कुछ तो आगे निकल जाते, लेकिन कुछ वापस खींच लेता सन। उनको हम क्या बोलते हैं, उनकी भी थोड़ी हिस्ट्री है, उनको भी हम देखेंगे। एक बार मैं इसको दोबारा 2 मिनट 1 मिनट लगेगी, इसको समझा देता हूँ। ये कोर थी हमारी, कोर में से जब विस्फोट हुआ था, जो हमारा प्लाज्मा था बाहर निकला, प्लाज्मा बाहर निकला तो चमका, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। टेम्परेचर कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस था। और जब ये बाहर निकला तो बहुत ज्यादा चमकता है, इसलिए इसको सौर ज्वाला बोल देते हैं। सौर ज्वाला ना ये ऊपर भी चला जाता है, नीचे भी चला जाता है। जो हम अर्थ से ऊपर की तरफ देखते हैं उस वाले सौर ज्वाला हम क्या बोलते हैं, अरोरा बेरिलियस। और जो नीचे वाला ज्वाला, जो सौर ज्वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको इतना। अब देख लेते हैं एक बार इसको, थोड़ा इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ और इसको और देख लेते हैं इसके बारे में क्या बात है। ये समझा लेता हूँ थोड़ी सी नीचे, फिर ये बार इसकी रिवीजन कर लेंगे। देखो जो ये होते हैं ना,
इसको हम क्या बोल देते हैं, सोलर स्पॉट। सोलर स्पॉट को हिंदी में बोलते हैं कलंक। क्या बोलते हैं, कलंक। देखो क्योंकि ये वापिस आ गया, वापिस आने के बाद ये ना ब्लैक ब्लैक सा मतलब कि वहीं पे रह जाता है, तो धब्बा हम बोल सकते हैं इसको, धब्बा पड़ जाता है सूर्य पे, तो धब्बे का काम कर रहा है, तो इसलिए सोलर स्पॉट बोलते हैं इसको। ये क्यों रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, जो इनका प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, इनका टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। जो टेम्परेचर कितना होता है इनका, टेम्परेचर मैं आपको बता देता हूँ। टेम्परेचर इसका होता है 4000 डिग्री सेल्सियस से 1500 तक। कितना होता है, 1500 तक। देखो अगर हम ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं या हम पीजी में है या आई मीन एमए कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा बीए या एमए में, ठीक है। तो हम 15 डिग्री सेल्सियस लगाएंगे। अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है या एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसमें 1500 डिग्री सेल्सियस आंसर ठीक होगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना, इनका जो टेम्परेचर भी कम होता है। देखो आप कहाँ पर 6000 होता है, कहाँ 1500 4000, कितना फर्क होता है ना। तो इसीलिए ये आगे तक नहीं जा पाते, इनको जो सन होता है वापस खींच लेते हैं, इनको खींच नहीं पाते इसलिए आगे चले जाते हैं, ठीक है। जब ये थोड़ी बहुत आगे आ जाते हैं, जब इनको पृथ्वी खींच लेती है और प्रेशर बन जाता है इनका, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया। और आगे बताता हूँ सोलर स्पॉट के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। एक बार इसको फटाफट राइट डाउन करो, फिर आगे थोड़ा रफ करके बताऊंगा, ठीक है। ये यहीं पे बता दूं, आपकी मर्जी, आप जैसा बोलोगे करेंगे, ठीक है। गला भी दुखने लग गया बोल बोल कर। इतना तो शायद समझ में आ ही गया होगा आपको। आगे देखते हैं सोलर स्पॉट के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। देखो डायग्राम मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, एक बार और समझ लो लास्ट जाते वक्त। कोर के अंदर विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद जो इसका प्लाज्मा तो बाहर आता है, बाहर आते वक्त इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए चमकता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेम बोल देते हैं, ठीक है। जिसको हम मिसाल भी बोलते हैं ना, उसको फ्लेम बोलते हैं। तो ये सोलर फ्लेम बन गया। उसके बाद इसको जब पृथ्वी खींचते हैं तो ये कुछ ऊपर की तरफ चला जाता है, कुछ नीचे की तरफ, कुछ अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारा वायुमंडल है वो इसको अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, जो हम अर्थ से ऊपर देखते हैं, ऊपर देखने वाले जो चमकने वाली चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अरोरा बेरिलियस, ठीक है। क्या बोलते हैं, बेरिलियस। और जो नीचे वाला पार्ट जो हम नीचे से देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं सोलर स्पॉट। फटाफट इसको राइट डाउन करो, जब तक मैं 1 मिनट का रेस्ट ले लेता हूँ। जल्दी राइट डाउन करो इसको। आज सही में गला दुखने लग गया। मैं लिखता बहुत कम हूँ ना, बोलता ज्यादा हूँ। कोई नहीं, आप मैंने आपको बोला भी है आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो, ताकि जो भी एक्स्ट्रा बोलूँ वो आप फटाफट राइट डाउन कर लो। वैसे भी आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन फिर भी आप एक बार खुद से भी लिखने की कोशिश किया करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सारा डायग्राम मेरे को बनवाना ही पड़ेगा इसका। कोई नहीं, तो देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ, डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ और बातें रहती है शायद। जब ये सोलर जो सौर ज्वाला होती है ना, जब ये अपने अर्थ के आसपास होती है तो इसके कुछ लॉस होते हैं। कुछ लॉस मैं बता देता हूँ। सबसे पहला लॉस तो यही होता है कि जो हमारी ताप, देखो मैंने आपको बताया था 6000 डिग्री सेल्सियस होता है इसके अंदर, यहाँ तक आने में कुछ घट भी जाता होगा, लेकिन फिर भी कोई चीज देखो, जैसे कि हम हमारे आसपास कोई ज्यादा टेम्परेचर वाली चीज होगी तो हमें गर्मी लगेगी, जाहिर सी बात है। तो ऐसे ही हम ऊपर ही तो रहते हैं अर्थ के, तो हमें भी टेम्परेचर मतलब तापमान ज्यादा महसूस होने लगता है। तो इसका सबसे पहले लॉस क्या है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई। टेम्परेचर क्या हो जाता है इसके आने पर, टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर होता है हाई। और एक और बातें देखो, जब कोई एक चीज है और दूसरी चीज आपस में टकराती है तो इसमें से एक तीसरी चीज निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि। आपने पता है जैसे ये दो चीज है, ये दूर है जब तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब इसमें टकराते हैं तो इसमें से आवाज आई। कैसी आवाज आई, आई ना। तो दूसरी चीज क्या है, ध्वनि। ध्वनि हम प्रदूषण बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण होता है इससे, क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है, जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन होता है ना, जो बातचीत का माध्यम होता है, ठीक है, उसमें भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना, वो अच्छे से काम नहीं करता। तीसरा क्या आता है, वही होता है कम्युनिकेशन वाला। तीसरा क्या लॉस है इसका, कम्युनिकेशन में दिक्कत आनी स्टार्ट हो सकती है।
और देखते हैं अब सोलर स्पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ ये जो सौर ज्वाला था इसके बारे में हमने बता दिया, थोड़ा सा और बातें मेरे को याद आ गई थी तो मैंने आपको यही बता दी, ठीक है। ये तो फिर आगे बतानी पड़ती, तो मैंने बता दिया इसके लॉस क्या क्या थे। अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, फिर जो अगर डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा बना देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा शायद, शायद क्या, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मतलब यार देखो, मैं ना अपनी पूरी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं आपके सामने बोलने लग जाऊँ इंग्लिश या कुछ बोलने लग जाऊँ प्योर हिंदी, आपको जो कुछ वर्ड्स है ऊपर से जाएंगे, तो जो सी हमारी लैंग्वेज है ना, मैं वही मानता हूँ जिस लैंग्वेज बंदे को समझ में आ जाए ना, वो लैंग्वेज दी बेस्ट है, ठीक है। मैं हरियाणवी बोल रहा हूँ, बीच में कुछ कुछ हिंदी भी बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं बोली जाती, प्योर हिंदी नहीं बोली जाती, हरियाणवी के जो कुछ वर्ड्स आ जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज मैटर नहीं करता, ठीक है। अब आपको मैटर बता सकते हैं मैं सही समझ रहा हूँ या गलत नहीं, ठीक है। आगे क्या देखते हैं, सोलर स्पोर्ट देखते हैं हम। मैं इसको ब्लैक से नहीं बनाते, ब्लैक से सोलर स्पोर्ट बनाएंगे ना, इसको लेते हैं ब्लू से। ये क्या था, कोर, ये रेडिएटिव, ये कौन सा था, कॉन्वेक्टिव, क्या था, कॉन्वेक्टिव जोन। देखो जब यहाँ से सौर निकलती है, सौर ऊर्जा निकलती है, यहाँ पे अर्थ के आसपास आ जाती है, इधर भी आ जाती है, नीचे भी आ जाती है। तो इनमें से ना जो ज्यादा कम टेम्परेचर वाली होती है, कम स्पीड वाली होती है, तो ना जो सन होता है उसको वापस खींच लेता है, और खींचने के बाद यहाँ पे क्या बन जाता है, वो सोलर स्पोर्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, धब्बा, कलंक, ठीक है, बहुत सारे नाम है। क्या बन जाता है, सोलर स्पोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलंक, कलंक लग जाते हैं, ठीक है। तो मैं अब इसके थोड़े बहुत पॉइंट बनेंगे इसके सोलर स्पोर्ट्स के, वो समझा देता हूँ आपको। पहला पॉइंट यही है कि जो सोलर स्पोर्ट होते हैं वो कहाँ तक बनते हैं, तो वो बनते हैं 0 डिग्री से 40 डिग्री तक, ठीक है। कहाँ तक बनते हैं, 0 डिग्री से, यहाँ से ले लो यहाँ तक, ठीक है, 40 डिग्री। क्यों, आपने देखा होगा, एक बम ले लो, बम को जब हम फोड़ते हैं ना तो ऐसे जाता है, ना कि ऐसे, ऊपर नहीं जाता, वो ऐसे जाता है ना। तो यहाँ भी देखो ये ना ऐसे जा रहा है, ना कि ऊपर की तरफ। तो इसीलिए ना वैज्ञानिकों ने मानना होगा कि 0 से 40 तक ही बनते हैं। तो मैं भी उन्हीं के हिसाब से जो डाटा है वही बता रहा हूँ आपको। 0 से 40 डिग्री तक जो सोलर स्पोर्ट होते हैं, जो कलंक होते हैं, वो बनते हैं। क्या है, वो बनते हैं। अब देखते हैं कुछ इनके जो सोलर स्पोर्ट होती है, साइकिल एक। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है सोलर स्पोर्ट साइकिल। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं हम, और 40 डिग्री तक जाने में ना, 40 डिग्री तक जाने में 5 साल 6 महीने यानी 6 मंथ लगते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये सिर्फ जाने में है, जाते, या फिर हम लिख सकते हैं जाने का समय। क्या ये जाने का समय, यानी कि जब यहाँ से 40 की तरफ बढ़ते हैं तो 5.5 साल लग जाते हैं, ठीक है ना। और जब वहां से वापस आते हैं तो 5.5 साल और लग जाते हैं। ये क्या आने का टाइम, क्या होगा, ये आने का समय। तो ये कितना होगा टोटल, ये हो गया 11 साल, या हम लिख सकते हैं 11 ईयर। 11 ईयर्स की क्या बन गया, अब यहाँ पे ये बन गया एक जो सोलर है स्पोर्ट साइकिल, कितने टाइम की हुई, 11 साल में एक सोलर साइकिल कंप्लीट होती है। समझ गए ना आप। देखो जब यहाँ से 0 डिग्री से 40 डिग्री तक जाती है ना, तो उसको 5.5 साल लग जाते हैं, और वहां से वापिस आने में लग जाते हैं 5.5 साल और। तो 5.5 और 5.5 को ऐड करेंगे तो 11 साल बन जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। 0 से 40 तक तो क्या बनते हैं, ये सोलर स्पोर्ट बनते हैं। टेम्परेचर मैंने इसको बता दिया था आपका, यहाँ से 4000 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 4000 किसके लिए, जो बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, उसमें क्वेश्चन आएगा 4000 डिग्री सेल्सियस हम लिख देंगे। अगर कोई एचएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस ही लिखेंगे, ठीक है।
आगे भी 2-4 पॉइंट है, इतना पॉइंट आप राइट डाउन कर लो फटाफट एक बार, फिर मैं आगे इसको मिट हो गया आगे करता हूँ। गले में दर्द होना स्टार्ट हो गया यार, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, हमारी जो एक सोलर साइकिल कंप्लीट कब होती है, 11 साल में एक सोलर साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बनता है, एक तो सोलर साइकिल कंप्लीट कितनी में होती है, 11 साल में होती है। एक क्वेश्चन बनता है कि एक सोलर इवेंट कब कंप्लीट होता है, तो एक अब इवेंट वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। सोलर साइकिल कंप्लीट होगी ना, अब देखते हैं इवेंट, क्या देखते हैं इवेंट, यानी कि सोलर स्पोर्ट, मिट जा यार, क्या होता है सोलर स्पोर्ट इवेंट, ये बता देता हूँ मैं कब बनता है। ये बनती है जब हमारी 100 साइकिल कंप्लीट होती है ना, 100 सोलर स्पोर्ट साइकिल, 100 सोलर स्पोर्ट साइकिल जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो जाकर तब जाकर यानी कि जब जाकर एक सोलर स्पोर्ट इवेंट बनता है, ठीक है ना। 100 सोलर स्पोर्ट साइकिल इज इक्वल टू 1 सोलर स्पोर्ट इवेंट, समझ गए। तो 100 सोलर साइकिल कंप्लीट कब होगी, वो होगी देखो 100 सोलर साइकिल, यानी कि एक कब होती है, 11 में होती है, तो कितना टाइम आ गया 11, 100 ईयर्स में एक सोलर इवेंट कंप्लीट होगा। ठीक है, देखो 100 सोलर साइकिल कंप्लीट होने के बाद तब जाकर एक सोलर इवेंट है ना वो कंप्लीट होगा। तो वो कब होगा, 100 सोलर साइकिल इंटू 1 कम एक कब होते हैं साइकिल कंप्लीट, 11 साल में, मैं बदल हो गया। देखो 100 सोलर साइकिल कंप्लीट करनी है हमें जब जाकर एक इवेंट बनता है, और एक सोलर साइकिल कब होती है, तो 11 साल में होती है। तो 100 इंटू 11 100 इंटू 100 इंटू 11 इज इक्वल टू, इसको 1100 को इंग्लिश में बोलते हैं 1100, ठीक है। तो आप समझ गए ना, ये 1100 आ गया। तो जब जाके एक सोलर इवेंट कंप्लीट होगा अपना, ठीक है ना। एक दो पत्ते और रहते हैं लगे, आप एक बार इसको राइट डाउन करो, फिर आगे देखता हूँ कुछ बचा होगा तो वही बता दूंगा सोलर इवेंट के बारे में। हाँ अभी बता देता हूँ, एक मिनट, क्या हो गया, माइक थोड़ी सी, देखो एक पॉइंट और बता देता हूँ यहीं पे आपको। एक पॉइंट है कि 2013 में 23 जो हमारे ये है सोलर साइकिल है, सोलर स्पोर्ट साइकिल है, वो कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2013 में 23 सोलर साइकिल कंप्लीट हुए हैं। अभी तक एक भी सोलर इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके लिए अभी 100 सोलर साइकिल चाहिए, लेकिन हुई कितनी अभी तक 23 हुई है। अब आप पूछोगे कि जो हमारा सूर्य है वो कितना पुराना है, 15 मिलियन यानी 5 अरब साल पुराना है, तो लेकिन अभी तक कितनी साइकिल हुई है। तो इसका रीजन ये है कि हमने जब से हमने चीज का पता चला है कि सोलर इवेंट भी होता है, सोलर साइकिल भी होती है, तब से हमने अपना गिनना स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो तभी से हम गिनना स्टार्ट करेंगे ना। अब हमें हमें थोड़ी ना पता था कि जब से सूरज बना था, जब से स्टार्ट हुआ, तब तो कोई था भी नहीं। जिसने खोज किया, जिस टाइम खोज किया वहां से स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। तो आप सीधा सीधा देखो 2013 में 23 सोलर साइकिल कंप्लीट हुआ है, बात खत्म, ठीक है। तो मैंने देखो आज आपको बता दिया है, इनर पार्ट बता दिया, सूर्य के इनर पार्ट होते जो बता दिए। इनर पार्ट के बाद मैंने बताया कि जो उसमें से विस्फोट होता है ना, विस्फोट होने के बाद उसमें से क्या निकलता है,